तो हम लोग का कंपोजिशन स्कीम चालू था। अभी हम लोग कंपोजिशन स्कीम का रेट ऑफ टैक्स पढ़ेंगे। कंपोजिशन स्कीम का रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि हम लोग को रेट ऑफ टैक्स थोड़ा सा मालूम है पहले से कि 1% का रेट है, एकदम छोटा रेट। क्या रेट है? 1%। लेकिन अभी हम लोग एग्जैक्टली पढ़ने वाले कि वो 1% हम लोग को किसका लेना है। ओके, 1% तो बेसिक मालूम है अपने को, पर 1% के अलावा और एक रेट भी एग्जिस्ट करता है। ओके, और एक रेट हम लोग सीखेंगे इधर। और हम लोग को यहाँ पर एक आरसीएम का कुछ ट्रांजेक्शन भी देखने मिलेगा। ठीक है, तो इन लोगों ने 3 पार्ट में बाइफरकेट किया है रेट्स को। पहला मैन्युफैक्चरर के लिए थोड़ा अलग है, रेस्टोरेंट के लिए अलग, एंड ट्रेडर्स के लिए अलग। ओके, 3 पार्ट में बाइफरकेट किया है। क्या 3 पार्ट है देखो? मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट एंड ट्रेडर। ओके, अदर सप्लायर मतलब ट्रेडर वगैरह आ जाएगा। मैन्युफैक्चर मतलब कि जो मैन्युफैक्चर बना के मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके। ओके, ट्रेडर को थोड़ा सा बेनिफिट दिया है, अलग से थोड़ा सा बात किया है हम। ग्रोसरी स्टोर वगैरह जो रहता है ना, ओके, वो लोग ट्रेडर्स हैं, गुड्स खरीद के बेचते हैं। उसको छोड़ के मैन्युफैक्चरर्स, हाँ, एक्सक्लूडिंग, देखो यहाँ पे लिखा अदर देन नोटिफाइड मैन्युफैक्चर। ओके, अदर देन नोटिफाइड मतलब इनएलिजिबल को हटा देने का। ओके, इनएलिजिबल को हटा के जो बच रहे हैं ना, उसका हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो रेट ऑफ टैक्स क्या है देखो। पहले तो मैन्युफैक्चर और ट्रेडर का हम लोग बात करते हैं, क्योंकि दोनों जन क्या बेच रहे हैं? गुड्स। दोनों जन क्या बेच रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं, तो दोनों का हम लोग यहाँ पर रेट डिस्कस करेंगे। अभी मेरे को बताओ, मैन्युफैक्चर बड़ा पर्सन रहेगा या ट्रेडर बड़ा पर्सन रहेगा? मैन्युफैक्चर। तो गवर्नमेंट उसको बोलता है कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%। 1% मतलब सीजीएसटी हाफ और एसजीएसटी हाफ। ओके, क्योंकि आईजीएसटी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इंटरस्टेट कर ही नहीं सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो आईजीएसटी का तो रेट्स यहाँ पर आने वाला है ही नहीं। और मैन्युफैक्चर बड़ा पर्सन है एज कंपेयर टू ट्रेडर, इसलिए मैन्युफैक्चर को बोला है आपको टैक्स भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट। ऑन विच अमाउंट? टोटल टर्नओवर इन स्टेट। टोटल मतलब यहाँ पर टैक्सेबल भी आएगा और एग्जेम्प्ट भी आएगा। ओके, दोनों टर्नओवर आएगा यहाँ पर, टैक्सेबल भी आएगा और एग्जेम भी आएगा, दोनों टर्नओवर आएगा। देखो, अगर हम लोग नॉर्मल स्कीम में रहते ना, तो हम लोग एग्जेम के ऊपर टैक्स नहीं भरते, क्योंकि एग्जेम का मतलब ही वो है कि टैक्स नहीं लग रहा है। बराबर, लेकिन मैन्युफैक्चर को क्या बोलती है गवर्नमेंट? नहीं, वो चीज तुम लोग के लिए नहीं है। एक तो तुम लोग का रेट ऑफ टैक्स कम है, तो 1% ही रेट है, तो पूरा भरो। ओके, ऑन विच अमाउंट? हाँ, ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट। टोटल मतलब क्या चीज? टैक्सेबल प्लस एग्जेम। क्लियर पॉइंट? पर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जेम टर्नओवर में हम लोगों को इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट नहीं लेना है। ओके, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मतलब क्या? हाँ, बिल डिस्काउंटिंग से जो इनकम हुआ वो। ओके, चेक डिस्काउंटिंग वाला इनकम, बिल डिस्काउंटिंग का इनकम, एंड जो इंटरेस्ट ऑन एफडी वगैरह। ओके, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि वो याद करो, हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि हम लोग वैसे भी नहीं लेते उसको, टर्नओवर में वैसे भी नहीं लेते ना हम लोग। यहाँ पर देखो, तो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं भरना है। सबको क्लियर है क्या? अगर समझो किसी ग्रोसरी स्टोर वाले का एफडी है, तो वो एफडी पे जो इंटरेस्ट कमा रहा है वो एग्जेम्प्ट इनकम है। तो इधर बोला क्या गया है? टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट। तो अपने दिमाग में क्या आएगा? एग्जाम के ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अपने को एग्जाम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के ऊपर टैक्स नहीं भरना। क्लियर है क्या पॉइंट? समझ में आ रहा है? ओके, नहीं वो नहीं वापरेंगे। अच्छा सुनो, एक दो डाउट्स तुम लोग से आने चाहिए थे पिछले वाले लेक्चर में, वो मैं अभी थोड़ा बताता हूँ। क्या डाउट्स नहीं आए और आने चाहिए थे? ओके, अभी यहाँ पर बोला गया है कि इंटर प्लेस अलाउड है कि नहीं है? अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सामने वाले स्टेट का नुकसान हो रहा है। पर अभी अभी तो हम लोगों ने इधर ऐड किया था इंटर स्टेट टर्नओवर। ठीक है, तो इधर कवर करते हैं। देखो, एक्सपोर्ट भी तो इंटर स्टेट है ना, तो एक्सपोर्ट तो ऐड किया ना आपने। ओके, एग्जाम भी ऐड किया, एग्जाम में नॉन टैक्सेबल भी आता है, पर नॉन जीएसटी वाला अलाउड नहीं है ना। इधर हम लोगों ने पढ़ा था नॉन टैक्सेबल वाला अलाउड है कि नहीं? नहीं है।
पर फिर भी इधर टर्नओवर में फिर क्यों ऐड कर रहे हैं? गुड्स का भी नहीं कर सकते, गुड्स सर्विस दोनों नहीं कर सकते। सोचो, क्वेश्चन समझ में आया क्या? इनएलिजिबल क्राइटेरिया में इंटरसेट सप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन इधर तो ऐड किया हम लोगों ने। वेरी गुड पॉइंट। देखो, एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग कौन से साल का निकालते हैं? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो पिछले साल आपने जो किया रहेगा वो किया रहेगा, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद आप लोग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा पॉइंट? ओके, एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का निकाला जाता है, तो पिछले साल तो हमने किया रहेगा। हो सकता है हम नॉर्मल स्कीम में रहे तो कर लिया रहेगा, लेकिन करंट ईयर में अगर मैं कौन सी स्कीम में आ रहा हूँ, कंपोजिशन स्कीम में, तो मेरे को करंट ईयर में अलाउड नहीं रहेगा। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आया क्या? ठीक है, हाँ चलो अभी यहाँ पर वापस से आते हैं। मैन्युफैक्चर का रेट ऑफ टैक्स समझ में आया। ओके, उसके बाद ट्रेडर मैन्युफैक्चर से छोटा रहता हो, तो इसको टैक्स का जो रेट है वो सेम है, पर बेस छोटा कर दिया लोग के लिए। बेस क्या रखा? टैक्सेबल प्लस एग्जाम पहले था मैन्युफैक्चर के लिए, तो यहाँ पर बोल दिया 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। समझ में आया क्या? क्योंकि ट्रेडर जो है ना, देखो, ट्रेडर का बिजनेस बहुत छोटा लेवल पे, मैन्युफैक्चर का बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे है, तो वो सब पे टैक्स भर सकता है। लेकिन ट्रेडर को बोला कि एग्जाम के ऊपर भी भरो, तो बोलेगा कि मैं तो नॉर्मल में चले जाता हूँ फिर। ओके, तो यहाँ पर ट्रेडर को क्या बोला, भाई तुम किसके ऊपर टैक्स भरना? सिर्फ टैक्सेबल के ऊपर भरना। हाँ समझ में। तो trader is liable to pay tax at the rate of 1%, that is 0.5 on which amount? On taxable turnover in state. Taxable turnover आ रहा है समझ में? उसके बाद रेस्टोरेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, रेस्टोरेंट, होटल वगैरह। हाँ, वो दोनों दे रहा है, गुड्स प्लस सर्विस मिला के दे रहा है, रेस्टोरेंट सर्विसेज। और उसको हम लोग सर्विस ही बोलेंगे जीएसटी में। तो उसके लिए टैक्स का रेट है 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। समझ में आ रहा है पॉइंट? 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। ऑन विच अमाउंट? ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट। याद है होटल में बिल मिलता है अपने को, तो 2.5% टैक्स रहता है। तो कौन से स्कीम में रहेगा वो होटल? वो रहेगा नॉर्मल स्कीम में, क्योंकि अगर वो होटल जीएसटी अपने से चार्ज करता है, तो वो कंपोजिशन में कैसे रहेगा? देखो, नॉर्मल वाले को ही जीएसटी चार्ज करने को अलाउड है, कंपोजिशन वाला जीएसटी चार्ज ही नहीं कर सकता, वो तो यहाँ पर रेट सेम है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? अगर नॉर्मल वाला होटल है तो ही वो जीएसटी चार्ज करेगा। करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐड नहीं कर सकता। ओके, ही कैन नॉट ऐड जीएसटी इन दैट बिल, अलग से ऐड नहीं कर सकता। ओके, वो क्या करेगा? 10,000 का बिल, 10,000 का बिल बनेगा अगर समझो, तो उस पर जीएसटी ऐड नहीं करेगा, और 10,000 ही कलेक्ट करेगा अगर कंपोजिशन में है तो। अगर वो नॉर्मल में है तो हाँ, डिप्स मतलब उसके अंदर ही मान के दे देना पड़ेगा उसको, मतलब उसके ऊपर ही 5% करेंगे, उसको 105 मान के नहीं करेंगे। जो मिला वो ही 100 है, हाँ बस बराबर। बता दो, यहाँ तक समझ में आएगा पॉइंट? ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? तो 3 पार्ट में इसको हम लोगों ने बाइफर्केशन किया। देखो, 3 रेट्स। पहला तो मैन्युफैक्चर के लिए अलग, ओके, ट्रेडर के लिए अलग, और रेस्टोरेंट के लिए अलग। ओके, मैन्युफैक्चर के लिए क्या रेट था? हाँ, 1%, हाँ इफेक्टिव रेट 1% ऑफ, हाँ टोटल टर्नओवर। ओके, और ट्रेडर के लिए 1% ऑफ, हाँ टैक्सेबल टर्नओवर। ओके, और इसको 5% ऑफ टोटल टर्नओवर। आ रहा है पॉइंट समझ में? अभी ये जो हम लोगों ने निकाला, ये 1%, 1%, 5%, क्योंकि ये जो है वो अपने सेल्स के ऊपर है। ये किसके ऊपर है? हाँ, ये अपने सेल्स के ऊपर है। अभी कंपोजिशन स्कीम वाला आरसीएम का कुछ तो परचेस करता रहेगा। ओके, आरसीएम का कुछ तो खरीदी करता रहेगा ना। जैसे जीटीए से सर्विस लिया, तो जीटीए से सर्विस लेंगे तो 5% जीएसटी भरना है, तो उस केस में इन लोग को 5% ही भरना है, 1% अलाउड नहीं रहेगा। ओके, मतलब क्या? अभी समझो मैन्युफैक्चरर ने सर्विस लिया, किससे लिया? जीटीए से। तो यहाँ पर ये 1% तो उसके सेल पे भर रहा है वो, प्लस आरसीएम का तो नॉर्मल रेट पे लगेगा।
ओके, आरसीएम एट नॉर्मल रेट्स। आ रहा है समझ में? को क्लियर है? आरसीएम का नॉर्मल रेट लगेगा, वो समझा? तीनों केस में, हाँ, तीनों केस में। तो जो भी हम लोगों ने कंसेशनल रेट्स पढ़ा, वो सब कंसेशनल रेट्स आर एप्लीकेबल ओनली ऑन अवर सेल्स। ओके, ये सेल साइड पे है। ओके, हम लोग के परचेज साइड पे नहीं है। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? किधर? ऐड करने का ना उसमें, आरसीएम का सेल्स ऐड करना है, आरसीएम का परचेज ऐड नहीं करना है। सेल्स में ऐड करते हैं ना अपन, सेल्स, आरपीएम सेल्स। देखो सुनो, अगर समझो कि ए एंड कंपनी ऐसा एक कंपोजिशन स्कीम का पर्सन है, बरोबर? इसने सेल्स किया 50 लाख रुपए का, और इसने आरसीएम का परचेज किया 1 लाख रुपए का। ओके, इसके ऊपर जीएसटी आएगा 1% से। और ये आरसीएम परचेज बोल रहा हूँ मैं, आरसीएम परचेज किया और आरसीएम का सेल भी किया 50,000 का। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर और कैलकुलेट टैक्स। तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के टाइम पर हम लोग को ये वाला सेल लेना है और ये वाला सेल भी लेना है। ओके, तो 50 लाख 50,000 आएगा। लेकिन टैक्स भरने के टाइम पर 50 लाख के ऊपर 1% प्लस 1 लाख के ऊपर 18%। अगर 18% रहेगा रेट, तो समझ में आ रहा है का पॉइंट क्या बोल रहा हूँ? सेल्स टू बी एडेड इन टर्नओवर, बट परचेज का क्या करने का? लायबिलिटी में ऐड करना है। किधर ऐड करेंगे हम लोग? लायबिलिटी में ऐड करेंगे। हाँ, हाँ, ये तो करवाया था पहले ही। बोलो, इसमें कुछ डाउट है क्या? समझ में नहीं आता? बताओ, आपस में बता दो। सुनो सुनो, टर्नओवर का मतलब है हमारा सेल्स, बस। सिंपल सिंपल, टर्नओवर मतलब क्या? हम लोग का सेल्स। तो हम लोग का इन तीनों एक्टिविटी में से कौन सा सेल्स है? एक तो ये 50 लाख का सेल है, और ये आरसीएम का सेल है। तो दो सेल्स हो गया ना अपना। सबको समझ में आया? हाँ, तो ये दोनों सेल्स हम लोग इधर ऐड कर देंगे। अभी हम लोग को टैक्स निकालने का है। तो टैक्स हम लोग का दो केस में आता है, एक तो सेल करेंगे तो टैक्स आएगा, और एक तो आरसीएम का परचेज करेंगे तो टैक्स आएगा। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट्स? हाँ, हाँ, अलग से आएगा, लेकिन वो 1% नहीं आएगा लेकिन उसके ऊपर। नहीं नहीं, आपस में पढ़ो। कहाँ पे? नहीं, ये क्या लिखा है? ये हम लोग टर्नओवर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? टर्नओवर। देखो क्या लिखा है, टर्नओवर इन स्टेट। अभी टर्नओवर निकालने के टाइम पे आरसीएम का परचेज नहीं आएगा, सेल्स ही आएगा। लेकिन टैक्स भरने के टाइम आरसीएम का परचेज आएगा। समझ में आया? मतलब हाँ, वो लायबिलिटी हो जाएगा आपको। क्लियर है क्या पॉइंट? देखो, टर्नओवर में अपना आरसीएम का परचेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है आरसीएम का परचेज? क्योंकि वो तो मेरा सेल है ही नहीं। पर टैक्स क्यों भरना पड़ रहा है फिर? क्योंकि आरसीएम है, तो रिसिपेंट भर रहे हैं हम लोग, एज ए रिसिपेंट टैक्स भर। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये अपना हो गया रेट ऑफ टैक्स। फर्स्ट सप्लाईज ऑलरेडी मैंने सिखाया था। समझो हम लोग का ये फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का सेल्स से 20 लाख रुपया, हम लोगों ने यहाँ पर 70 लाख का सेल्स किया। अभी टैक्स किसके ऊपर भरेंगे हम लोग? टैक्स हम लोग किस पे भरेंगे? 90 लाख पे कि 70 लाख पे? 20 लाख तक हम लोग अनरजिस्टर्ड थे, अनरजिस्टर्ड हम लोग। और यहाँ से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया, और वो भी कंपोजिशन स्कीम में। क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या बोला? वो सिखाया कि नहीं, मेरे को बताओ एक बार। नहीं नहीं, नहीं सिखाया। नहीं नहीं, नहीं सिखाया, नहीं सिखाया। सुनो सुनो, ऊपर ऊपर से सिखाया था, मतलब ऐसा टॉपिक के हिसाब से नहीं सिखाया था, मतलब मालूम हो ऐसा सिखाया था। जनरली सिखा दिया था, बट एकदम प्रॉपरली नहीं सिखाया। हाँ, सुनो सुनो सुनो, एवरीवन लिसन। ओके, फर्स्ट सप्लाई,
का कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं। समझो यहाँ तक हम लोग का टर्नओवर अप टू ₹20 लाख था। ओके, उसके बाद हम लोग का टर्नओवर 1.3 CR हो गया। ओके, यहाँ तक। और बाद में और 50 लाख का भी हम लोगों ने सेल्स कर दिया। तो पहली बात तो ये पीरियड में, दैट इज अप टू ₹20 लाख के पीरियड में, ओके, हम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन थे। ओके, अब कंपोजिशन स्कीम में हम लोग को क्या कहा जाता है कि आप लोग को पूरे साल में 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाना है। अगर 1.5 करोड़ के ऊपर जा रहे हो तो नॉर्मल स्कीम में चले जाना 1.5 करोड़ के ऊपर। अब ये 1.5 करोड़ गिनना कैसे है? क्या हम लोग को 20 लाख को गिन के गिनना है या फिर इसको छोड़ के? हाँ, इसको इंक्लूड करके 1.5 करोड़ करना है। ओके, तो अभी हम लोग को एक्स्ट्रा 1.3 करने को ही मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो 20 तो पहले ही कर चुके हैं ना अपन, और 1.3 करने मिला, तो यहाँ तक अपना टर्नओवर कितना हो गया? हाँ, 1.5 CR हो गया। एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप इसके बाद कौन सी स्कीम में चले जाओगे यहाँ से? नहीं नहीं, हाँ, यहाँ से नॉर्मल में जाएंगे। हाँ, उधर तक मिलेगा रहने को। हाँ, यहाँ तक हम लोग को मिलेगा। सॉरी, तो ये पूरा जो पीरियड है ना, ये पूरे पीरियड में, हाँ, आगे वाला साल में तो हम लोग का टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर चला गया ना। हाँ, तो था ही नहीं हम लोग इधर नॉर्मल में आ गए, तो फिर अगला साल तो नॉर्मल ही रहेगा शुरुआत से। तो फिर बीच में अगर कम हो गया तो हाँ, पर ऐसा बार बार कोई करता नहीं। या नहीं तो आईटी की बार बार रिवर्स करना पड़ता है, हम लोग आईटी के में सीखेंगे वो। क्लियर है? अब देखो, अब मेरे को बताओ टैक्स का कौन से अमाउंट पे टैक्स भरेंगे हम लोग? देखो, पहले तो 20 लाख के ऊपर हम लोग अनरजिस्टर्ड है, तो कोई टैक्स नहीं आएगा। इसके ऊपर नहीं आएगा टैक्स। ओके, नो टैक्स। लिसन लिसन। ओके, ये 20 लाख के ऊपर, सुनो सुनो, ये 20 लाख के ऊपर टैक्स नहीं आएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो टैक्स भरने के लिए हम लोग को ये 20 लाख तो साइड करना है, लेकिन टर्नओवर गिनने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग? इंक्लूड करेंगे। आ रहा है समझ में? टर्नओवर काउंट करने के लिए इंक्लूड करने का। ओके, लेकिन हम लोग टैक्स भरने के लिए क्या करना है? उसको एक्सक्लूड करना है। फिर ना वो फॉरवर्डिंग पे है ना, ट्रेड है ना।
अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो।
नहीं नहीं, आरसीएम ऐड करने का ना। टोटल लायबिलिटी ढूंढने का आपको। आरसीएम लायबिलिटी है ना, वो परचेज किया ना उसने। हाँ, परचेज हुआ, हाँ। टर्नओवर में ऐड नहीं होगा, पर लायबिलिटी तो बढ़ेगा उससे। हाँ, आरसीएम सेल किया रहता ना, तो हम लोग के टर्नओवर में ऐड होता। आरसीएम सेल जो वैल्यू दिया वही ऐड करना। हाँ, टोटल टर्नओवर इन स्टेट। फोर्थ पॉइंट कौन सा? 10-2 वाला कौन सा? हाँ हाँ, उसके नीचे जो दिया वो, हाँ बराबर। एग्रीगेट टर्नओवर में, यस। वैसे भी दोनों सेम है। नहीं नहीं, कुछ भी अलग नहीं, दोनों सब कुछ सेम है। हाँ, नहीं नहीं, सुनो। एग्रीगेट टर्नओवर जो है ना, वो हम लोग क्यों निकालते? हम लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं उसके लिए, बराबर है। तो उसके लिए हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन टैक्स उसके ऊपर भरते नहीं हम लोग। तो जो टोटल टर्नओवर नीचे लिखा है ना, जो नीचे लिखा हुआ है ना, वो ऐसा टर्नओवर है जिसपे टैक्स भरना है। और जो एग्रीगेट टर्नओवर है, वो ऐसा टर्नओवर है जो हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं वो बता रहा है। और दोनों का पर्पस अलग है। हाँ, अगर अगर पूछा टैक्स पेमेंट किस पे करना है, वो अमाउंट निकालो। तो फिर जो नीचे वाला है वो। और अगर पूछा कि डिटरमाइन वेदर इज एलिजिबल और नॉट, तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालो। क्लियर है क्या? कंपोनेंट सेम है एक्सेप्ट फॉर सप्लाईज। यस। चलो आगे सुनो। एक्सक्लूड वाला। नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडर के लिए। सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक स्कीम बनाया है लोगों ने। देखो, हम लोगों ने सीखा था कि सर्विस प्रोवाइडर को कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता। ओके, सो देयर आर बेसिकली टू कंपोजिशन स्कीम्स। ओके, देयर आर टू कंपोजिशन स्कीम्स। ओके, दो कंपोजिशन स्कीम्स है जीएसटी में। ओके, एक तो नॉर्मल वाला। देखो, दो कंपोजिशन स्कीम्स। पहला 10(1) एंड 10(2). ओके, ये वाला एक स्कीम है। और दूसरा है सेक्शन नंबर 10(2)(a), जो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला स्कीम किसके लिए था वो बताओ? ये वाला स्कीम किसके लिए था? हाँ, ये गुड्स बेचने वाले लोगों के लिए था। प्लस सर्विस नहीं, जो रेस्टोरेंट वाले उन लोग के लिए था। हाँ, सिर्फ रेस्टोरेंट वाले। ओके। या तो फिर या तो फिर गुड्स प्लस अदर सर्विसेज अप टू अ लिमिट। हाँ। ओके, अप टू लिमिट वालों के लिए भी था ये वाला स्कीम। समझ में? 10(1) 10(2) किसके लिए था? 10(1) 10(2) किसके लिए था वो समझ में आ रहा है क्या? खाली गुड्स बेचेगा तो 10(1) 10(2), खाली रेस्टोरेंट देगा तो 10(1) 10(2), और गुड्स के साथ साथ अगर सर्विसेज दे रहा है एक लिमिट तक, तो भी 10(1) 10(2). अभी इन तीनों में से छोड़ दो, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो कौन सा पर्सन होगा? हाँ, देखो अभी इसके अंदर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, जो गुड्स नहीं बेच रहा है तो क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। ओके, या तो फिर गुड्स प्लस सर्विस दे रहा है। वेरी गुड। ओके, गुड्स प्लस सर्विस मोर देन लिमिट। ओके, इन लोगों के लिए कौन सा स्कीम आएगा? 10(2) आएगा। आपको समझ में आ रहा है पॉइंट? तो जो पर्सन, समझो फॉर एग्जांपल सीए है, उसको प्रैक्टिस डालने का है, तो उसको कौन सा स्कीम मिलेगा? 10(2)(a) मिलेगा। समझो कोई सलून है, वो सर्विसेज दे रहा है, सलून का सर्विस प्लस ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है। हाँ, तो फिर मेनली तो क्या दे रहा है? सर्विस ही दे रहा है। तो अभी भी 10(2)(a) ही मिलेगा उसको, क्योंकि उसका गुड्स का कंपोनेंट बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है? जो लोग सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं, वो लोग कौन सा स्कीम में जाएंगे? 10(1) 10(2). जिन लोग को रेस्टोरेंट के साथ साथ डिलीवरी सर्विस देना है, बट डिलीवरी सर्विस लिमिट है, 10(1) 10(2). आ रहा है कुछ समझ में? ओके, तो ये स्कीम का एप्लीकेबिलिटी क्लियर हो गया। ओके, अभी स्कीम का और एक एप्लीकेबिलिटी है। बचा है कि नहीं?
हाँ है, इसीलिए मैं कभी पहनता ही नहीं, इधर ही अंदर ही पड़ा रहता है। आज निकाला था तो अंदर और 3 वॉच है। चल, तो यहाँ पर सर्विस वालों के लिए, गुड्स प्लस सर्विस के लिए, अच्छा इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये स्कीम का एप्लीकेबिलिटी में ऐसा लिखा हुआ है कि ये स्कीम मिलने के लिए, ये वाला स्कीम मिलने के लिए 10(1) 10(2) शुड बी इनएलिजिबल। ओके, अगर हम लोग को 10(1) 10(2) नहीं मिलेगा ना, तो ही 10(2) ए मिलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो 10(1) 10(2) नहीं मिलना इज एंट्री पॉइंट फॉर 10(2) है। तो अभी यहाँ खाली इतना अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या दिमाग में आएगा कि जो 10(1) 10(2) का इनएलिजिबल क्राइटेरिया है, वो 10(2) ए के लिए एलिजिबल होएगा। पर गवर्नमेंट बोलते हैं कि नहीं, जो उधर इनएलिजिबल है वो इधर भी इनएलिजिबल है, पर एक जन को छोड़ के। कौन सा हो तुम लोग सोचो। देखो मैंने क्या बोला, सप्लायर ऑफ सर्विस, यस। देखो 10(1) 10(2) के लिए जो लोग इनएलिजिबल है ना, उसको 10(2) ए मिलेगा, बराबर। तो ऐसा दिमाग में आएगा कि 10(1) 10(2) के लिए कुछ 6 लोग थे, वो इनएलिजिबल थे, तो क्या मिलेगा उन लोग को? 10(2) है। लेकिन गवर्नमेंट तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसमें से एक जन जो है ना, उसी को मिलेगा 10(2) ए, बाकी लोगों को ना तो 10(1) 10(2) मिलेगा, ना ही 10(2) ए मिलेगा। जैसे इनएलिजिबल मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उन लोग को 10(1) 10(2) नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे, 10(2) ए में चलते हैं। तो गवर्नमेंट बोलता है, नहीं इधर भी नहीं, इधर से भी निकलो। ओके, उसके बाद लॉटरी बेटिंग वाले, उधर नहीं इधर भी नहीं। ओके, उसके बाद इनएलिजिबल, हाँ इंटरस्टेट वाले, उधर भी नहीं इधर भी नहीं। तो ये बचा किसके लिए फिर? हाँ सर्विस वालों के लिए, मतलब कि जो लोग को वहां पर सर्विस देने की वजह से नहीं मिल रहा था, उन लोग को यहाँ पर वो स्कीम मिलेगा। आ रहा है समझ में? हाँ, गुड्स प्लस सर्विस लिमिट वालों को मिलेगा 10(1) 10(2), अप टू लिमिट वालों को, एक्सीडिंग लिमिट वाले को मिलेगा। यस, हाँ 2 लोग को मिल। देखो एग्जांपल देता हूँ, समझो मेरा पिछले साल का टर्नओवर 25 लाख रुपीज था। करंट ईयर में, यहाँ पर देखो, करंट ईयर में मैंने कार का बिजनेस चालू किया, कार का ही बिजनेस चालू है। ओके, 30 लाख का मैंने कार बेची। ओके, और मैंने 5 लाख का सर्विसिंग कर लिया ऑलरेडी। सो 35 लाख का सेल्स मेरा हो चुका है। देखो मेरे को सर्विस कितना अलाउड पिछले बार के हिसाब से, 10%, 10% ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर, तो 2.5 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर। समझ में आ रहा है पॉइंट? 5 लाख अलाउड था ना, 5 लाख तो कर दिया मैंने। तो जब तक मैं 5 लाख कर रहा था, तब तक मैं 10(1) 10(2) में था। और जैसे ही ये क्रॉस होएगा ना, मेरे को 10(2) ए में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? 10(2) ए में जाना पड़ेगा। अभी 10(2) ए का लिमिट क्या है वो समझते हैं। 10(2) ए का लिमिट थोड़ा अलग है। 10(2) ए का लिमिट इज 50 लाख रुपीज। क्या लिमिट है? 50 लाख फॉर ऑल ओवर इंडिया। ऐसा नहीं कि स्टेट के लिए 25, उसके लिए 50, ऐसा कुछ नहीं। बाइफरकेशन बोलते कि सबके लिए क्या रहेगा, हाँ सबके लिए कितना रहेगा, 50। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो यहाँ पर अगर मैं 10(2) ए में पहुंच गया, तो मेरे को कितना टर्नओवर करने मिलेगा वो बताओ। हाँ सर्विस का, गुड्स का, सब कुछ। नहीं नहीं, सुनो सुनो, कितना? सुनो सुनो, एवरीवन लिसन। अभी मैं देखो 35 लाख का सेल ऑलरेडी कर चुका हूँ, कार प्लस सर्विस का। अभी ये 10(2) में मैं पहुंच चुका हूँ, 10(2) में आ गया हूँ मैं, 10(2) में। अब 10(2) का लिमिट कितना है? 50 है। अब 50 मतलब ऐसा नहीं कि वापस फ्रेश 50। हाँ, ये पूरा साल का 50, तो उसमें से ऑलरेडी कितना हो चुका है? 35। तो अभी कितना मिलेगा? 15 लाख। और इसका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है गुड्स और सर्विस में। 8 करोड़ 75 लाख। 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर, वहां तक होना चाहिए। उसके ऊपर गए तो फिर 10(2) ए में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी नया टिका ना। अभी अगर समझो 50 के ऊपर चला गया, समझो कि इधर 50 हो गया, अभी नॉर्मल स्कीम में जाएगा। हाँ हाँ बोलो, समझ में आ पॉइंट? हाँ, सप्लायर ऑफ सर्विस के।
समझ में आ रहा पॉइंट? तो ये स्कीम हम लोग को कब मिलेगा? पहला पॉइंट, 10-1-10-2 जो है ना वो नहीं मिलना चाहिए। ओके, 10-1-10-2 इनएलिजिबल होना चाहिए और 10-2 ए एलिजिबल होना चाहिए। अभी एलिजिबल होने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 50 लाख। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या आपका? ओके, अभी इसका रेट ऑफ टैक्स हम लोगों ने सीखना है। रेट ऑफ टैक्स कितना है? 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। हैवी मतलब कितना हैवी? 50 लाख के ऊपर है ना, तो नहीं जा सकते, तो डायरेक्ट नॉर्मल। ओके, मतलब क्या? देखो, जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। किसमें? नहीं नहीं, तभी 1.5 करोड़। तो सुनो सुनो, एग्जाम्पल क्या बोला यहाँ पर, देखो। समझो 25 लाख का सेल्स था पिछले साल। ओके, मैं कंपोजिशन स्कीम में था, दैट वाज 10-1-10-2। ओके, ये स्कीम में मैं था। अभी करंट ईयर में मेरा 70 लाख का सेल्स हो गया है गुड्स का। ओके, और 5 लाख का मेरा सर्विस भी हो चुका है। ओके, अभी मेरे को और सर्विस देने का है। अब बोलो मैं किस में जाऊंगा? वेरी गुड, अभी मैं नॉर्मल में जाऊंगा, अभी 10-2 में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी टर्नओवर जो है वो 50 लाख के ऊपर है। 50 लाख के ऊपर है टर्नओवर। समझ में आएगा पॉइंट? टर्नओवर मेरा 50 से कम होना चाहिए ये स्कीम में आने के लिए, क्योंकि अगर मैं ये स्कीम में आ भी गया तो भी मैं सेल कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ऑलरेडी 50 के ऊपर ही जा चुका हूँ मैं तो। लेकिन तो अभी मैं किस में चले जाऊंगा? नॉर्मल स्कीम में। वो क्लियर है क्या पॉइंट? नहीं, ये नहीं क्लियर है सब लोगों को। कुछ केसेस दे रहा हूँ, तुम लोग को सोच के बताना है। ओके, कि 10-2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ग्रोसरी स्टोर है। ओके, उसको 10-1-10-2 नहीं चाहिए। ओके, डजंट वांट 10-1-10-2। ओके, ही वांट्स 10-2। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम्म, नहीं। हाँ, वो खाली गुड बेच रहा है। हाँ, 10-2 में जा ही नहीं सकता हूँ। हाँ, अगर उसको 10-1-10-2 नहीं चाहिए तो नॉर्मल में जाए चुपचाप से। ओके, 10-2 है ही सर्विस वालों के लिए। ओके, सुनो दूसरा। सीए ऑफिस, जिसका पिछले साल का टर्नओवर था पूरा में, ओके, 65 लैक्स। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता? इसमें टेन टू है। हाँ, इसको ना तो 10-1-10-2 मिलेगा, ओके, ना ही 10-2 मिलेगा। 10-1-10-2 में लिखा है एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलेगा। वो गुड्स वाले को ही मिलता है ना खाली। समझ में आएगा? सर्विस को नहीं मिलेगा। क्लियर पॉइंट? इसको नॉर्मल में जाना है अभी। 1.5 CR 10-1-10-2 का लिमिट है, जो गुड्स वाले हैं, उनका लिमिट है। ये तो सर्विस वाला है ना, सी ऑफिस बोल दिया ना। सर्विस वालों का 50 है और इसका टर्नओवर 50 के ऊपर है। क्लियर है पॉइंट्स सबको? समझ? सिर्फ सर्विस रहेगा तो 10-1-10-2 नहीं मिलेगा। सिर्फ सर्विस रहेगा तो 10-2 मिलेगा, प्रोवाइडेड एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर इज लेस देन 50 lakhs। एंड बराबर, और एक दे रहा हूँ, सोच के बताओ। दो और एक, समझ में आया क्या नहीं? और एक देता हूँ। ओके, मैं कार भी बेच रहा हूँ और कार का रिपेयरिंग भी कर रहा हूँ। ओके, पिछले साल मेरा टर्नओवर 30 लाख का कार का था और 2 लाख का रिपेयरिंग का था। ओके, करंट ईयर में ओके मेरे को क्या हो रहा है, पहले 35 लाख रुपीज का मेरे को ऑर्डर आया। ओके, पहले 35 लाख रुपीज का मेरे को ऑर्डर आया कार का। ओके, उसके बाद मेरे को ऑर्डर आ रहा है 5 लाख रुपए का सर्विसेज का। ओके, रिपेयरिंग सर्विसेज का। मेरे को बताओ क्या स्कीम कब कौन सा मिलेगा? 10-1-10-2 कौन से पीरियड के लिए मिलेगा?
हाँ बोलो, कौन सा मिलेगा? देखो पहले 10-1 10-2 मिलेगा। ओके, पहले 10-1 10-2 मिलेगा, और बाद में 5 लाख से ऊपर जाएगा तो खाली 10 लाख के लिए 10-2 A मिलेगा। सुनो सुनो, देखो मैं, सुनो सुनो, यहाँ पर मैं एंट्री किया, सुनो सुनो, मैं एंट्री किया 10-1 10-2 के साथ एंट्री किया। ओके, यहाँ तक जब तक मेरा टर्नओवर 40 लाख का है, 40 लाख का क्यों बोल रहा हूँ मैं, 40 लाख इग्नोर मारो, 40 लाख से कोई मतलब नहीं है। हम लोग का जब तक बोलते हैं ना, ये जो सर्विस का लिमिट है, ये जब तक फुलफिल हो रहा है, तब तक हम लोग 10-1 10-2 के लिए एलिजिबल थे, बरोबर है? तो हम लोग को यहाँ पर 10-1 10-2 मिलता रहेगा। और जैसे ही अपना लिमिट सर्विस का ऊपर होने वाला है, ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, अभी किस में चले जाओ? हाँ, अभी चले जाओ 10-2 A के अंदर, लेकिन 10-2 A में क्या बोला गया? हाँ, आप लोग को 50 लाख का ही लिमिट का टर्नओवर करने का है। अब कितना कर चुके हैं इस साल? 40, तो अभी कितना कर सकते हैं? 10 लाख। और इसके बाद कितना करेंगे? जितना भी करेंगे नॉर्मल में करेंगे, समझाएगा पॉइंट? और एक केस दे रहा हूँ, समझो कि किसी ने सैलून का बिजनेस ओपन किया। ओके, उसका टर्नओवर Q1 में 20 लाख था। पहला साल है, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। पहला क्वार्टर में 20 लाख था, Q2 में 30 लाख हुआ, Q3 में 20 लाख हुआ। ओके, कैलकुलेट द टैक्स पेएबल। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो सुनो, बता दो, मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो, सुनो सुनो, डिस्कस मत करो, यहाँ पर देखो, इधर देखो, सुनो सुनो, देखो ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है, ये Q1 Q2 ये Q3। Q1 का टर्नओवर 20 लाख रुपया है, क्योंकि 20 लाख रुपए तक मेरे को रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, तो नो टैक्स। और मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, समझ में आया पॉइंट? और इसको हम लोग फर्स्ट सप्लाई भी बोल सकते हैं। ओके, अभी 10-2 A मेरे लिए एलिजिबल है। क्यों 10-2 एलिजिबल है? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरा नेचर सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो मैं अभी 30 लाख का जो सेल्स कर रहा हूँ वो 10-2 A में आके ही करूंगा। 10-1 10-2 तो भूल जाओ, क्लियर है पॉइंट? तो मैं 10-2 A में आके 30 लाख का सेल्स किया, तो अभी मेरे को यहाँ पर टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 6%। अभी यहीं तक हम लोग क्यों स्टॉप कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि इस साल का पूरा 50 कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद के लिए नॉर्मल में चले जाएंगे। क्यों 10-1 10-2 में नहीं जा रहे? सर्विस प्रोवाइडर 10-1 10-2 नहीं मिलता। 10-1 10-2 किसको मिलता है? गुड्स वाले के लिए मिलता है, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इधर 50 लाख के बाद किस में जाएंगे हम लोग? नॉर्मल में जाएंगे, एवरीवन क्लियर? तो अभी नॉर्मल में इसने कितना सेल्स किया? 20 लाख। सबको समझ में आया? चल, तो ये कंप्लीट हो गया। हो गया 6%, अभी सीखा ना लोग? ये रहा 6% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। इधर टोटल लिख दो। चलो आगे सुनो, यहाँ पर देखो, नेक्स्ट पेज, खाली ये तीन ही करना है, बाकी का नहीं करना। ओके, रूल्स बाद में देखेंगे, क्योंकि रूल्स एग्जाम में आता भी नहीं है और इररिलेवेंट है। खाली ये 3 पॉइंट बाकी है अपने। तक तुम लोग को बुक मिला क्या क्वेश्चन आंसर का? नहीं मिला अब तक? ये तीनों अपना हो गया पॉइंट्स। ओके, एक बार रीड करो, याद आएगा। याद करो, याद आ रहा है क्या देखो, ये रीड करो, याद आ रहा है क्या?
लास्ट लेक्चर मिस हुआ था क्या? नहीं था, हाँ। सुनाम क्यों? एब्सेंट एब्सेंट। आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। अगर इधर बिजनेस है तो 75 लाख का टर्नओवर है। कोड है, कोड। सेकंड पॉइंट पढ़ो, सेकंड पॉइंट। सिंपल। हाँ, चलो अगला थर्ड पॉइंट पढ़ो। नहीं, साल के बीच में भी चेक कर सकते हैं। अगर समझो कि मैं ऑप्ट कर लिया और बाद में इंटर स्टेट अप्लाई कर दिया मैंने, ओके, तो मेरे को इस स्कीम से बाहर निकलना पड़ेगा ना। और अगर मैं फिर भी इसी स्कीम में बैठा हूँ, ओके, मैं इनएलिजिबल होने के बाद भी, तो गवर्नमेंट पेनल्टी लगाएगा। बोला कि तुम लोग को डिफरेंशियल टैक्स भरना पड़ेगा, जो 18% से टैक्स लगता है। तुम लोग तो 1% का बेनिफिट उठा रहे हो, तो टैक्स भरो। और पेनल्टी भी लगाएंगे। क्लियर है? हाँ, करते हैं। हाँ, नंबर देने के टाइम करते हैं, हाँ। टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, फाइनल लेवल पे। ठीक है, चलो, तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।